डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद वाजपेयी, प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू के। प्रोफेसर चितरंजन गगन, प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ आज जुड़े हैं। और प्रेमचंद मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं। आपके साथ शुरू करते हैं अजय आलोक जी। दिवाली के पहले लोग घर में अपना पेंट वेंट कराते हैं, तो कई लोग उसको रंग रोगन कहता है, लोग पुचाड़ा कहते हैं बिहार में, कि पुचाड़ा करा रहे हैं। वही कराने निकले हैं क्या आप लोग 8 महीने पहले चुनाव के? अंजना जी, आज देखिए, आज महाकुंभ का अंतिम दिन है, महाशिवरात्रि है आज। आपको उसकी बहुत बहुत बधाई। इससे ज्यादा शुभ दिन क्या हो सकता था। और दूसरी बात यह कि हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग दिल्ली चुनाव में व्यस्त थे। बिहार से काफी नेता वहां गए हुए थे और बीच में 14 दिसंबर से 14 जनवरी खरवास ही चल गया था, तो इन सब कारण लेट हो रहा था। लेकिन ये तो होना ही था, ये तो रूटीन प्रोसेस है भाई। मंत्रिमंडल को खाली थोड़ी न रखेंगे। अभी 8 महीने का चुनाव का टाइम बचा हुआ है। 8 महीने में सारे मंत्री घूमेंगे तो उससे कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ता है, काम बढ़ता है। जितना काम बढ़ेगा उतना अच्छा होगा। हम लोग तो सिर्फ एक डायरेक्शन में देख रहे हैं ना, हाउ टू गो फॉरवर्ड, आगे कैसे बढ़ना है, तो उसी के तहत ये किया गया है। अब आप ये सोचिए कि फुल स्ट्रेंथ में 36 के 36 मंत्री अगर पूरे बिहार में घूमेंगे, पूरे बिहार में 40 जिला है, तो हमारी कवरेज कितनी बढ़ेगी। मेहनत करने से तो पीछे हटना नहीं चाहिए, तो इसमें दिक्कत क्या है। बढ़िया है, आप चुनाव मोड में तो सबको आ ही चुके हैं, प्रधानमंत्री ने आगाज कर दिया है। ठीक है, एक बार पूरा मंत्रिमंडल का ब्रेकअप तो हम दिखा ही रहे हैं, एक बार दिखाते हैं। बिहार मंत्रिमंडल का जो जातीय समीकरण है, उसमें अगर आप देखिए तो पहले 9 थे, अब 11 सवर्ण हो गए। 8 ओबीसी से अब 10 हो गए। अति पिछड़ा 5 से 7 हो गए और दलित 7 के 7 ही रह गए हैं और एक मुस्लिम समुदाय से भी मंत्री हैं। अजय आलोक जी, एक छोटा सा सवाल जिसके बाद मैं आगे पढ़ूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा में जातीय समीकरण ही है। क्या आज आपने जातीय समीकरण और जातीय मजबूरियों के सामने समर्पण कर दिया है बिहार में? क्योंकि आपको भी पता है कि यही काम आता है चुनाव में। कतई नहीं, कतई नहीं अंजना जी, जातीय समर्पण करने का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, समाज के हर वर्ग को जगह देना जरूरी है, ये हमारा मोटो है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पंक्ति में सबसे पिछड़ी पंक्ति का जो आदमी है उसको आगे लाने की जिम्मेदारी हमारी है। राजनीतिक का मतलब भी यही होता है। आप ये देखिए कि अब बिहार से तो आप खुद रहने वाली हैं और आप जानती हैं यहाँ का सोशल कॉम्पोजिशन क्या है। तो सोशल कॉम्पोजिशन में जब तक सारे वर्गों को आप नहीं रखेंगे तो फिर आप राजनीति क्या कर रहे हैं। कोई परिवार की राजनीति तो हम कर नहीं रहे हैं कि भाई सीएम भी मेरा ही रहेगा, डिप्टी सीएम भी मेरा ही रहेगा, परिवार सही रहेगा, एमपी भी मेरा परिवार सही रहेगा। वैसी राजनीति हमारी नहीं है ना। तो एनडीए की राजनीति है सबको साथ लेके चलने में, सबको साधने में। प्रोफेसर गगन, इस पर आपका रिस्पॉन्स, क्योंकि वो परिवार पर आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर टॉन्ट आप ही पर कस रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनका प्रेरोगेटिव है नीतीश कुमार का, वो सीएम है, अब वो मंत्री बना रहे हैं, तो इसमें कौन से दबाव की आप लोग चर्चा कर रहे हैं? आपके प्रवक्ता जी कह रहे थे कि दबाव में आ गए नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया है क्या बीजेपी के सामने? नहीं अंजना जी, अभी जो अजय आलोक जी जो कर रहे थे, सबका साथ सबका विकास, मंत्रिमंडल बना 36, आज 7 लोग नए मंत्री शामिल हुए, लेकिन 36 में नीतीश जी को इधर अक्सर हम देखते थे कि जहां भी मीटिंग में जाते हैं अल्पसंख्यक पर बहुत ज्यादा उनका जोर रहता है। हर मीटिंग में सबसे ज्यादा वो अल्पसंख्यक पर बोलते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए मैंने यह किया वो किया। और पूरे 36 के मंत्रिमंडल में एकमात्र अल्पसंख्यक है। आज भी लोग उम्मीद कर रहा था कि विस्तार होने जा रहा है तो एक आध और अल्पसंख्यक को जगह मिलेगी, तो मात्र एक अल्पसंख्यक जो मंत्री बनाए गए थे वही हैं। 36 में मात्र एक अल्पसंख्यक, सबका साथ सबका विकास। दूसरी बात देखिए, इतने दिनों के बाद लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया भाजपा के साथ नीतीश जी को सरकार बनाए हुए, और आज क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि अब नीतीश जी कंप्लीटली ग्रिप में आ गए हैं भाजपा के। पहले नीतीश जी भाजपा के ग्रिप में नहीं थे तो वहां पर दबाव बनाते थे कि साहब आपका इतना बनेगा, तो जो पहले जो स्थिति थी लगभग बराबर बराबर मंत्रिमंडल में भाजपा और जनता दल के मंत्री रहते थे। लेकिन इस पर इसी कारण इतना दिन से यह लटका हुआ था। लेकिन जब अब भाजपा के पूर्णतः ग्रिप में नीतीश जी आ गए तो भाजपा अपने अनुसार 7 मंत्रियों को बनवा दिया। आज आप रेशियो देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि ग्रिप में आ गए हैं, बीजेपी के ग्रिप में आ गए नीतीश कुमार, यही कह रहे हैं ना प्रोफेसर साहब? पूछते हैं उनसे, हंसने लगे आप बोले तो। नहीं, 21 और 13 का अनुपात हो गया, जनता दल 13 अंजना जी, भाजपा 21। हमने हम लोग भी दिखा रहे हैं यहाँ पर, दिखाइए एक बार फिर से पलड़ा। देखिए कैसे भारी हो गया आप लोगों का, दिखाइए यहाँ पर टेबल टॉप ग्राफिक्स। 13 जो आप लोग पहुंचे 15 से सीधा 21 पर,
तब भारी हो गया तराजू में आपका हिस्सा। ये देखिए 15 थे आपके, अब हो गए हैं, देखिए वो तो 13 पे ही रह गए, आप 21 पे पहुंच गए। क्या हुआ? ग्रिप में आ गए हैं नीतीश बाबू बीजेपी के। बता रहा हूँ ग्रिप बता रहा हूँ। जब दो हाथ मिलते हैं ना तो दोनों एक दूसरे को ग्रिप में लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी ग्रिप में है नीतीश जी के, नीतीश जी भी है भारतीय जनता पार्टी के ग्रिप में, क्योंकि दोनों हाथ ऐसे मिले हुए। पहली बात, ग्रिप का तो मतलब ये समझिए। दूसरी बात, विधायकों की संख्या के अनुसार पर मंत्रिमंडल का बंटवारा होता है। विधायकों की संख्या के आधार पर कितने मंत्री किस दल के बनेंगे वो तय होता है। ये 2020 में भी तय हुआ था, 2017 में भी यही फॉर्मूला लगा था, 2023 में भी यही फॉर्मूला लगा। तो दिक्कत कहां है? हमारे कोटे के मंत्री बचे हुए थे, हमारे कोटे के मंत्री बन गए। आरजेडी के पेट में क्यों दर्द है? आप सोचिए ना, 4.5 साल हमारे निकल गए पास कोई सरकार मुस्लिम के, अब विधायक है ही आखिरी नहीं, के तो हम 6 कहां से महीने मुस्लिम 8 विधायक को महीने बना दें? अरे अजय आलोक जी, सवाल ये है ना कि पूरा निकल गया 4.5 साल, उसके बाद ये आखिरी के 6-8 महीने में इसका क्या मतलब है? इससे लोग संकेत निकाल रहे हैं कि सीएम का फेस आप लोग उनको नहीं बनाइएगा। अब तो नीतीश जी के लड़का जो, अरे भाई, सीएम का फेस कहां से आ गया? ये हमारे 6-7 मंत्री बचे हुए थे। अब 6-7 एक मिनट हाँ, एक मिनट जितेंद्र जी, मैं बोल देता हूं, फिर आप बोलिएगा। मैं 6-7 मंत्री के पद हमारे बचे हुए थे। 7वां इसलिए क्योंकि दिलीप जायसवाल हमारे प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो उनको भी मंत्री पद से इस्तीफा देके हमारे 7 मंत्री आज बने हैं। और ये 8 महीने बचे हुए, तो मैं तो कह ही रहा हूं कि मंत्रिमंडल पूरा है, पूरे बिहार में घूमेगा, काम करेगा भी। बहुत सारे काम करने हैं, काम की गति बढ़ेगी, हर चीज विभागों का क्रियान्वयन अच्छे से होगा। क्या दिक्कत है इसमें? 8 महीने बचे, 8 महीने में कितना काम कर सकते हैं? कभी भी देयर इज नेवर टू लेट फॉर एनीथिंग। किसी चीज के लिए कभी देरी नहीं होती है। जब शुरू हुआ तभी जय श्री गणेश करके शुरू कर देना चाहिए। आज से शुरू हो गया। प्रोफेसर साहब पूछ रहे हैं कि जो निशांत कुमार उनके बेटे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी को सुझाव दे रहे हैं कि नीतीश कुमार का चेहरा ऐलान कीजिए, वो आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? इसके बाद भी कोई भरोसा है क्या अंजना जी? देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात, नीतीश जी के आप लोग सुनिए, भरोसे पे चित्रंजन जी को दिखाइए एक सेकंड में। चित्रंजन जी, भरोसा किस पर करना है? नीतीश कुमार पर तो आप लोग भी भरोसा कर लेते हैं, उसका क्या जवाब है? इनका भरोसा का आप पूछ रहे हैं, जरा नीतीश कुमार का भरोसा बताइए ना, जो कि 6 बार इधर से उधर जा चुके हैं। नहीं, हम कह रहे हैं कि भाजपा पर भरोसा किसी का है क्या? महाराष्ट्र में क्या किया? भाजपा पर तो किसी का भरोसा है नहीं। कर देगा आज। शिंदे साहब को याद करा रहे हैं, अजय जाएगा। शिंदे साहब को याद करा रहे हैं वो आपको। शिंदे साहब को मुख्यमंत्री शिंदे साहब को मुख्यमंत्री किसने बनाया? क्या शिंदे साहब उम्मीद कर रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे? भाजपा नहीं बना। चुनाव के बाद क्या हुआ? और शिंदे साहब ने खुद पेशकश की। चुनाव के नतीजे आने के बाद शिंदे साहब ने बता तो रहे हैं, सुनिए तो सही, शिंदे साहब ने खुद पेशकश की कि नहीं, भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए। उन्होंने खुद मीडिया के सामने आगे कहा भाई चुनाव उनके नेतृत्व, क्योंकि मुख्यमंत्री वही है तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे ना। लेकिन प्रोफेसर साहब सुनिए ना, मैंने देवेंद्र फडणवीस जी से ये सवाल पूछा था। एक सेकंड सुना देते हैं, आप लोग दोनों सुनिए, सब सुनेंगे, अभिषेक झा को भी अच्छा लगेगा। ये देवेंद्र फडणवीस से प्रश्न किया इंटरव्यू में हम लोगों ने पूछा कि वहां पर बिहार में क्या होगा? यहां पर तो शिंदे साहब पहले सीएम थे, अब आप सीएम बन गए। उसी दिन वो सीएम की शपथ लेने के बाद अगले दिन उन्होंने इंटरव्यू दिया था महाराष्ट्र में। तो फडणवीस साहब ने कहा कि मैं बिहार का प्रभारी था, रिजल्ट आने के बाद मुझे नीतीश कुमार ने कहा था कि आप बीजेपी का सीएम बना लीजिए, लेकिन हम लोगों का यह फैसला था कि सीएम नीतीश कुमार ही बने। जल्दी से आपको सुना देते हैं देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा था। बिहार में और महाराष्ट्र में मूलभूत अंतर यह है कि बिहार में हमने घोषित किया था कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश बाबू है। एक और अंतर है, वहां कोई देवेंद्र फडणवीस नहीं है। ऐसी बात नहीं है, वहां पर भी काफी लोग थे, हमारे बड़े बड़े नेता थे। तो मैं चूंकि प्रभारी था तो मुझे अच्छे से याद है कि चुनाव के बाद नीतीश बाबू के यहाँ हम गए कि किस प्रकार से फॉर्मूला किया जाए। तो नीतीश बाबू ने सामने से बढ़कर ये कहा कि आपकी संख्या ज्यादा है तो आप मुख्यमंत्री बनाइए। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो ये मैंडेट नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये कहा गया कि नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, उन्होंने खुद कहा था? उन्होंने खुद कहा था। हाँ जी, उन्होंने खुद कहा था। आप प्रभारी थे 2020 की बात? बिल्कुल। 15 में तो पार्टी नंबर 3 हो गई थी आपकी, 20 में लेकिन कोविड के बाद आप प्रभारी थे और वापसी हुई थी। तो मैं था, भूपेंद्र जी भी थे, भूपेंद्र यादव जी थे, हम दोनों गए थे। उन्होंने कहा बनाइए। हमने कहा कि हमारा मैंडेट नहीं, हमको ये कहा गया है कि भाई आपको बनना है, अगर आपके मन में कुछ है तो आप प्रधानमंत्री जी से बात कर लीजिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात की। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने घोषणा की थी, हमने ऐसी घोषणा नहीं की थी कि किसके ज्यादा आएंगे कम आएंगे इसके आधार पर निर्णय होगा। हमने ये घोषणा की थी कि नीतीश जी के नेतृत्व में
हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और वो हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे और इसलिए आपको ही बनना पड़ेगा। उसके बाद फिर वहां पर उन्होंने शपथ ली। अभिषेक झा जी, लेकिन जो बड़ी बात वो कह रहे थे, बार बार जोर दे रहे थे, वो ये है कि हम लोगों ने डिक्लेयर किया था। तो इस बार आप लोगों को बीजेपी से कमिटमेंट मिला है कि नहीं मिला है कि उनको चेहरा बनाया जाएगा सीएम का? अंजना जी, हमने हमेशा इस बात को कहा है कि तुलना समानांतर चीजों में नहीं। अब आप महाराष्ट्र की तुलना कर रही हैं बिहार से या लोग कर रहे हैं, ये उनका विषय हो सकता है। एक बात बस मैं कह देना चाहता हूं कि आपने कई बार देखा है कि विभिन्न प्रदेशों में सरकारें जब बदली, किनकी सरकारें आई, तख्ता पलट कैसे, लेकिन इकलौता प्रदेश बिहार जहां जनता की दी हुई ताकत से नीतीश कुमार जी सरकार में रहते हैं, हमारा विपक्ष बदलता है। जिसको इन बोलते हैं वो इन होते हैं, जिनको आउट बोलते हैं वो आउट हो जाते हैं। और यहाँ महागठबंधन का भी स्वरूप बनता है और एनडीए का भी स्वरूप बनता है। बहर ये बातें पहले ही डिस्कस हो चुकी हैं, ये सब मुद्दा अब इम्पोर्टेंट नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए पहले भी चुनाव लड़ा है, अभी सरकार मजबूती से चल रही है और आगामी विधानसभा के जो चुनाव है वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और मैं आपको एक पिछला छोटा उदाहरण देता हूँ। इतने कंसर्न है सभी लोग सीएम कौन बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्या होगा। 2020 से पहले हमारी सीटें जितनी भी थी, सीएम कौन थे? नीतीश कुमार जी। 2020 में हमारी कितनी सीटें आई? 43। सीएम कौन बने? नीतीश कुमार जी। उसके बाद गठबंधन का स्वरूप एक बार बदलता है। लोग कह रहे हैं कि अब तो राष्ट्रीय जनता दल कभी नहीं जाएगी जेडीयू के साथ। सीएम कौन बने? नीतीश कुमार जी। उसके बाद फिर गठबंधन का स्वरूप बदला, सीएम कौन बने? नीतीश कुमार जी। देखिए, किसी की कृपा पर कोई व्यक्ति सीएम नहीं बनता है, जनता की दी हुई ताकत से बनता है। और हमें लगता है कि जनता का जो पूरा आशीर्वाद है, पूरा समर्थन, वो नीतीश कुमार जी के चेहरे के साथ रहता है। हम अब अतीत की बात नहीं करते हैं, वर्तमान यही है कि नीतीश कुमार जी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। आज का दिन ऐतिहासिक है और हमें लगता है कि आज जो हमारी चर्चा है वो केंद्रित है कि किस तरह बिहार में शिवरात्रि के दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और आने वाला जो समय, जितना समय बचा है इस पूरे कार्यकाल में सरकार के, उनमें इन नए मंत्रियों की भी अग्रणी भूमिका रहेगी। इस पर हमारा डिस्कशन है। लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल के हो या अन्य पार्टियों के हो, वो घुमा फिरा कर यही ला देते हैं कि क्या नीतीश जी सीएम बनेंगे। अरे भाई, इससे पहले क्या पूछ रहे थे? क्या नीतीश जी साथ रहेंगे? अब जब ये तय हो गया कि नीतीश कुमार जी मजबूती से एनडीए के साथ है, उपचुनावों में भी इसकी बानगी दिख गई, तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार जी को सीएम बनाएगी भारतीय जनता पार्टी? अब जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, हमारी सीटें अच्छी आ जाएंगी। पिछली बार कुछ सीटें कम आ गई थी, इसलिए इस तरह की चर्चा भी हो रही है। इस बार तो एनडीए का पूरा कुनबा ठोक करके चुनाव लड़ेगा, कंफ्यूजन भी नहीं है, सीटें भी जमकर आएंगी। निशांत कुमार का क्या चक्कर है, जरा दिखाइए। आप जैसे बोलने लगे, इन लोगों ने पोस्टर चला दिया फिर से निशांत कुमार का। किस मुंह से आप लोग तेजस्वी यादव और परिवारवाद पर बोलिएगा? निशांत कुमार का पोस्टर लग गया बड़ा बड़ा जेडीयू दफ्तर के बाहर, सबकी पुकार, आइए निशांत कुमार। तो आप लोगों का भी एक युवराज लग रहा है, तय हो रहा है। होली बाद लोग कह रहे हैं कि ज्वाइन करेंगे क्या? देखिए, बोलने के लिए लोग बोलते हैं, हमें एकदम वास्तविकता और वर्तमान पर बातचीत करनी चाहिए। निशांत जी हमारी पार्टी में नहीं है, उन्होंने अपनी कोई राजनीतिक इच्छा अभी तक जाहिर नहीं की है। ये बात अलग है कि चूंकि निशांत जी हमारे नेता नीतीश कुमार जी के सुपुत्र है, इसीलिए पोस्टर लगाए ना, बेटे हैं इसीलिए। चलो कि अंजना जी आपका पोस्टर कोई लगा दे, आप इतनी बड़ी एंकर इस देश में है, आपका पोस्टर लगा दे कि आपको भाई किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व करना चाहिए। तो मैं तो काम कर रही हूँ ना, मैं काम कर रही हूँ, तो मेरा पोस्टर कहीं लगेगा ना। वो क्या कर रहे हैं पार्टी के लिए कि पार्टी दफ्तर के बाहर उनका पोस्टर लगा है? अरे यही तो सबसे बड़ी खासियत है। अच्छा, कि राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए कोई फर्क होगा ना। मेरे पिता की वजह से मेरा पोस्टर नहीं लगेगा, यहाँ पिता की वजह से लग रहा है साहब। अच्छा, एक बात बताइए, आज तक में एंकर बनने के लिए किसी के पास क्वालिटी होनी चाहिए, किसी कंपनी में काम करने के लिए क्वालिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होने के लिए कोई क्वालिटी नहीं चाहिए। भाई आप आराम से सदस्य बन सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, आप काम कर रहे हैं। इतनी साफ गोई और इतनी मासूमियत से आपने पॉलिटिक्स की सच्चाई रख दिया, मैं आपसे क्या बहस करूं, कोई मतलब ही नहीं बनता है। मिश्रा जी आपके पास आते हुए, मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए, मतलब विपक्ष तो जाहिर तौर पर अपने तरीके से उसको समझने और पढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? आखिर नीतीश कुमार बीजेपी को अकोमोडेट कर रहे हैं, बावजूद इसके कि पीएम ने लाडला कहा, तो एक जबरदस्त केमिस्ट्री दिख रही है ना इसमें तो। और हम हर बार का दिखा रहे हैं कि 2005 में जो एक सेकंड आप अपनी बात कीजिएगा, एक बार फुल फ्रेम दिखा दीजिए। 2005 में देखिए 19 जेडीयू के मंत्री थे और 7 बीजेपी के थे। फिर 2010 आते जैसी सीटें और 20 मंत्री उनके हुए, 11 बीजेपी के।
फिर जब 2017 में दोनों सरकार बनाए तब 15 और 13 का हिसाब था। अब आगे बढ़िए, 2021 आते आते 15 जेडीयू के मंत्री और 16 बीजेपी के मंत्री, फिर 24 और फिर 24 में जब फिर से वापसी हुई, मतलब एक साथ आए आरजेडी से अलग होकर, तब नीतीश बाबू ने 15 मंत्री बीजेपी के बनाए क्योंकि ज्यादा उनके विधायक थे और 13 उनके इस बार भी 13 रह गए, उनके कोटे का 21 अब जाकर पूरा हुआ है। तो ऐसे में तो केमिस्ट्री ही दिख रही है ना मिश्रा जी, कोई तू तड़ाक तो पब्लिकली हो नहीं रहा है। मैं इसे अंजना जी, मैं इसे केमिस्ट्री नहीं मानता, एक तरह की खाना पूर्ति की गई है। अगर आज आप विभिन्न जातियों को, विभिन्न वर्गों को समावेश करने के नाम पर मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं, तो आखिर 4.5 साल तक आपने क्यों नहीं किया? चुनाव के 6 महीने पहले आप ये विस्तार क्यों करने पर मजबूर हो गए? कि आखिर क्या मजबूरी थी? ये पहले भी आप कर सकते थे। क्या आपको लगता है कि ऐसे मंत्रियों के बनने से जिस वर्ग से वो आते हैं या जिस इलाके से वो आते हैं, अब क्या करेंगे वो, और अपने विभाग जो उनको मिलने वाला है उसमें कौन सा काम कर लेंगे वो 6 महीने में? इतने समय तो उनको विभाग पहचानने में, अधिकारियों को जानने पहचानने में समय लग जाएगा। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल जो एक्सरसाइज है वो एक तरह की खाना पूर्ति की गई है। उन्हें दिखाना था कि ठीक है बीजेपी को ज़्यादा सीट दे दिया, बीजेपी कोटा के लोग थे वो आगे, स्वाभाविक है उनके ही लोग आने थे। पॉइंट यहाँ ये नहीं है, पॉइंट है कि आखिर इस तरह का खाना पूर्ति क्यों किया गया। सबसे बड़ा प्रश्न आगे वहीं आता है। जेडीयू के लोग कुछ भी बोले, बीजेपी के लोग कुछ भी बोलते रहे कि हमारा उन्हीं अगुवाई में हम चुनाव लड़ेंगे। आखिर भैया लाडला मुख्यमंत्री है आपके, तो आखिर ये कहने में क्या लगता है कि वही अगला मुख्यमंत्री वो हमारे वही होंगे चुनाव के बाद? यही नहीं कह पा रहे। मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र को आगे कहना पड़ा भाई हमारा पिताजी का नाम डिक्लेयर करिए, ये बहुत बड़ी बात है, कोई असाधारण बात नहीं है। इस तरह से मुख्यमंत्री के पुत्र को आगे बयान देना पड़ा। उस बयान के बाद भी बीजेपी वाले कोई बयान स्पष्ट रूप से नहीं बोल रहे। तो स्पष्ट रूप से नहीं बोलना ही संदेह प्रकट करता है कहीं न कहीं उस दाल में काला है। बीजेपी के मन में कुछ और चल रहा है, वो चुनाव के बाद देखने को मिलेगा बिहार की जनता को भी, और जेडीयू को तो थोड़ा थोड़ा आवाज पहले से हो रहा है, इसलिए इतनी छटपटाहट भी है। बार बार वो बोल रहे हैं भाई हमारा डिक्लेयर करो डिक्लेयर करो। संदेह है तभी तो कह रहे हैं डिक्लेयर करो। सभी नेता तो बोल ही रहेंगे उन्हीं के नेतृत्व चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सबको पता है कि उनके नेतृत्व चुनाव लड़ना और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाना दो अलग अलग चीजें हैं। राज्य की जनता भी इस बात को जानना चाहती है, और मैं समझता हूँ नीतीश कुमार जी भी शायद जानना चाहते हो, ये क्लियर कट कर दो। लेकिन अगर क्लियर भी कर देंगे तो उनकी बातों पर क्या भरोसा है कि उस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर फिर से अपनी बातों पर अमल करेंगे बीजेपी वाले? कई तरह के सवाल है जो लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाह रहे हैं।